गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए मैसेज बॉक्स में। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है रूट लोकस से, सॉरी रूट हार्विस से, तो पूछ सकते हैं, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस दे दो आप लोग, नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो लोग आए आए, फिर लिस्ट है ना छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रूथ हार्विज, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किए थे कि हाउ टू राइट रूथ हार्विज, मतलब एरे जो हम लोग है उसका, और मैट्रिक्स जो है उसको कैसे अरेंज करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करके फिर हम लोग वो फाइनली हम लोग लिखते हैं। उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को फर्स्ट कॉलम चेक करना है। फर्स्ट कॉलम में जितना नंबर ऑफ साइन चेंज होगा दैट विल बी द उतना नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड होगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर एक भी पोल राइट साइड जा रहा है हमारा सिस्टम का, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो वो कंडीशन हम लोग देखें कि एक तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रूथ सर्विस से कितना पोल्स राइट साइड है, और उसके भी पर हम लोग पता कर सकते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसमें फाइंड आउट नहीं होता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ पोलोनिमियल्स, मतलब हायर ऑर्डर का पोलोनिमियल्स होने के कारण हम उसको रूथ हार्विस से इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम मेरा स्टेबल है और अनस्टेबल है। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन हम लोग कल चेक किए थे कि हम लोग देखे थे कि अगर एक हमारे कॉलम का पहला एलिमेंट, कोई भी पहला एलिमेंट अगर जीरो आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट हम लोग डिजाइन करते हो तो प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, उसके लिए हम लोग को एक को मतलब कि एप्सिलॉन या कुछ भी कांस्टेंट टर्म मान के, और उस कांस्टेंट को कांस्टेंट टेंस टू जीरो पुट करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको लिमिट पुट करके हम लोग देखते हैं कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना साइन चेंज हो रहा है, उसके बिहाफ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन समटाइम्स आप लोग को क्या मिलेगा कि पूरा रो, इंटायर रो, मतलब कि एक एक नहीं एलिमेंट, पूरा इंटायर रो जीरो होगा। तब क्या करेंगे, और उसके बाद हम लोग को किसी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखना होगा, तब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रूथ हार्विज का लिमिटेशन देखेंगे। आज ये तीन चीज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, और कुछ प्रॉब्लम भी अगर टाइम मिलेगा तो कुछ प्रॉब्लम, अदरवाइज हम असाइनमेंट के रूप में ये प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको हम डायरेक्टली हम लिख रहे हैं टेबल के रूप में। ठीक है, S6 S5 S4 SQ S स्क्वायर S1 S0। तो दो तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट है 1 8 20 16, उसके बाद है 2 12 16
और 0। यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट S4 के लिए डिजाइन करना होगा, फिर S3, S2, S1, S0 के लिए देखना होगा। तो पहले हम लोग S4 के लिए देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट। S4 के लिए जब फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं तो 2 और ये अपॉन 2, मतलब कि 2 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 12 अपॉन 2। ठीक है, ये कितना होगा जी, कैलकुलेट करते जाइए साथ में। तो 16 माइनस 12 अपॉन 2 मतलब 4, ये 2 आ जाएगा, ये हम 2 लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए जो कल अगर मिस किए होंगे, इनको समझ में नहीं आया होगा, फिर से आज चेक कर सकते हैं। 2 इंटू 20, नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 60, 1 इंटू 60, 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय हमेशा 2, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो। तो इसमें क्या होगा, देखिए 14 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, 24, 24 अपॉन 2, 12। तो यह है आपका 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 और 1 इंटू 0, तो डिवाइडेड बाई 2, ये 16 आ जाएगा। यहाँ तक आपका ये आ गया। अब हम S3 के लिए देखते हैं, S2 पावर Q के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक मिनट मैं इसको रब कर लेता हूँ। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब S3 के लिए हम लोग को देखना है, तो S3 के लिए फिर वही चीज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले से 2 इंटू 12, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो 2 इंटू 12 और 2 इंटू 12 अपॉन 2, तो 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12 अपॉन 2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, फर्स्ट आ गया 0। अब क्या है, फिर इसको करेंगे 2 इंटू 16 और ये 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 16 अपॉन 2, फर्स्ट वाले से ही डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब फिर है फिर ये 0, फिर 2 इंटू 0 और 2 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि S3 का इंटायर रो 0 आ रहा है। तब कैसे करेंगे सॉल्व, इसी चीज को आज हम लोग को मेन डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए जब इंटायर रो 0 आ जाएगा तब दो पॉसिबिलिटी है, मतलब कि आपका जो सिस्टम होगा आइदर मार्जिनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। स्टेबल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो इंटायर रो 0 आ रहा है, इट मींस आपका जो वो पोल्स है जो इमेजिनरी एक्सिस पे है। और इसके कारण इस कंडीशन में आप लोग का जो होगा सिस्टम now can be either marginally stable और अनस्टेबल। किस कंडीशन में मार्जिनली होगा, किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा कि एक भी पोल राइट साइड चला जाएगा, दैट विल बी अनस्टेबल। और मार्जिनली स्टेबल होगा कि सिर्फ आपका इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स रहेगा, दैट विल बी द मार्जिनली स्टेबल। अनस्टेबल तो हो ही नहीं सकता, मतलब स्टेबल तो होएगा ही नहीं, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पर चला गया तो मार्जिनली स्टेबल होगा। लेकिन हाँ, अगर ये इमेजिनरी एक्सिस पर मल्टीपल पोल्स, मतलब एक ही जगह मल्टीपल पोल्स आ गया, मल्टीपल पोल्स एक ही जगह आ गया, तो उस कंडीशन में भी अनस्टेबल होगा। मल्टीपल पोल्स नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये आ जाएगा, एक पोल्स यहाँ पर आ गया, एक पोल ऊपर आ गया, तो दैट विल बी द मार्जिनली स्टेबल। बट एक ही पॉइंट पर अगर मार्जिनली मल्टीपल पोल्स आ गया, दैट विल बी द अनस्टेबल होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट, आगे बढ़े। देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिजाइन करना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन AX डिजाइन करना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन डिजाइन कैसे होगा, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वन मोर टाइम सर, उस पॉइंट को रिपीट कीजिए सर। कौन वाला, मार्जिनली स्टेबल वाला। सर ये जो लास्ट पॉइंट सर, हम यस सर। मार्जिनली स्टेबल और जो इमेजिनरी एक्सिस पर बोल रहे थे वही वाला ना बाबू। यस सर, यस सर।
हाँ, तो मैं उसको लास्ट में फिर कंक्लूड करूंगा। अभी एक बार अभी छोड़ देता हूँ, उसके बाद अभी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, तो लास्ट में उसको फिर से मैं जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना, तो उस समय मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो इंटायर ओके रो सर, जीरो आया है, थैंक यू सर। जहां पर भी इंटायर रो जीरो आया है, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम आया, मे बी S2 में आ सकता था, S1 में आ सकता था, जहां भी इंटायर रो जीरो आया था, उसके ऊपर वाले इक्वेशन को हमको लिखना है। तो दैट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पर जो S6 लिखे थे, हम क्या लिखे थे, यहाँ पर S6 का कोफिशिएंट है ये 1, ये किसका कोफिशिएंट है 8, ये बताइए किसका कोफिशिएंट होगा S8, 8 जो है किसका कोफिशिएंट होगा बताइए, हम इक्वेशन से लिखे थे ना, ये सर S टू पावर 6 का S4 का S4 का, ये S स्क्वायर का, ये S0 का है। तो इसी तरह यहाँ S5 में ये 2 जो है S5 का कोफिशिएंट है, ये 12 जो है S3 का कोफिशिएंट है, ये S1 का कोफिशिएंट है। उसी तरह जो S4 वाले में ये क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, 2 into S4 प्लस 12 into S 12 into स्क्वायर S स्क्वायर S स्क्वायर प्लस प्लस 6 16 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, इसको हम बता रहे हैं कि जहां भी इंटायर रो जीरो आ रहा है, उसकी ऊपर वाले को इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को लिख देना है। जहां भी इंटायर रो जीरो आ रहा है, मान लीजिए कि आपका S1 जीरो आता, तो उसके ऊपर S स्क्वायर वाले को ये, और अगर SQ आ रहा है तो S4 वाले को, अगर, हाँ बोलिए। तो इस तरह करके हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। उसके बाद हमको डिफरेंशिएट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को एस के टर्म में। तो आपका देखिए 8SQ आ गया प्लस 24S आ गया प्लस 0 आ गया। तो ये जो आपका आया है डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कि जो आपका S3 था उसका कोफिशिएंट है, और उसको इक्वल टू आप ऐड लिख दो, 0 के जगह पर आप इसका 24 लिख दो, 24। ये लास्ट एंट्री है जी, अब नहीं एंट्री दूंगा मैं, 12 मिनट के बाद आप लोग एंट्री मार रहे हो। तो ये 8 और 24 हम लोग लिख दिए। अब जो है हम लोग को फर्दर सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सेम प्रोसेस बढ़ाना है तो हम लोग को 8 into 12 और 2 into 24 अपॉन 8 करना है। तो मतलब 8 into 12 माइनस 24 into 2 अपॉन 8 करना है। तो ये जो आपका आएगा कितना आएगा, ये 6 आएगा। अब देखिएगा करके 6 96 यस आ सर जाएगा या 48, तो ये आपका 6 आएगा, 48 बचेगा तो फिर 6 आएगा। फिर 8 into 16 और 2 into 0 और डिवाइडेड बाय 8, ये आपका कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। फिर 16 नेक्स्ट, है ना, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर 6 into 24 to 24, 8 into 20 16, 6 into 24 minus 8 into 16 upon 6, तो आपका तो ये आ जाएगा 2.67 2.6 आ जाएगा। ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट, ये डिजाइन रूथ है, डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका आ गया। देखिए एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, इट मींस द आपका अनस्टेबल नहीं, मतलब कि अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा फिर अभी नहीं, एक साइन नहीं। अगर साइन डायरेक्ट चेंज होता, यहाँ पे साइन डायरेक्ट चेंज होता तो डायरेक्टली अनस्टेबल होता। हम लोग का जो पहले बात होती है कि पूरा इंटायर रो अगर जीरो आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल का, और अगर एक नेगेटिव आ जाता तो अनस्टेबल हो जाता था, फिर हमको चेक ही नहीं करना है कि मार्जिनली है कि नहीं है। अब मार्जिनली हम लोग को चेक करना है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो करना है, और वहां से एग्जैक्ट पोल का पोजीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो कीजिएगा, 2S4 प्लस 12S स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आप ले लो, S4 प्लस 6S स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा S इक्वल टू तो S4 है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा S4 प्लस 4S स्क्वायर प्लस 2S स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0,
और यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और आपका जो आएगा एस स्क्वायर प्लस 2 और एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर से आपका एस इक्वल टू एक आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 जे, और एक आएगा एस माइनस एस इक्वल टू प्लस माइनस 2 जे। अब आपको इसका पोजीशन देखिए कॉम्प्लेक्स पोल में, तो इसका देखिएगा कि प्लस माइनस 2 जे ये इमेजिनरी एक्सिस है, एक रूट 2 है, एक प्लस यहाँ पोल्स होगा, एक यहाँ होगा, एक माइनस 2 है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो देखिए आपका मल्टीपल पोल्स मिल रहा है इमेजिनरी एक्सिस में, तो इट मींस ये क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल। लेकिन जो पूछ रहे थे ध्यान से देखिएगा, एक ही जगह मिल जाता, एक ही जगह पोल मिल जाता, मतलब कि जो एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाता इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब कि एस इक्वल टू प्लस माइनस 2j, फिर एस इक्वल टू प्लस माइनस 2j, मतलब कि आपका दो पोल्स प्लस में भी, दो पोल्स माइनस में भी, एक ही जगह पोल्स आ जाता, तो ये अनस्टेबल होता। समझ रहे मेरी बात को? मतलब कि मल्टीपल पोल्स मिले इमेजिनरी एक्सिस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीपल पोल्स एक ही पॉइंट पर रहेगा, इट मींस द प्रॉब्लम है, द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। यहाँ ये मार्जिनली स्टेबल है क्योंकि एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर मिल रहा है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेजिटेट मत होइए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए भी नहीं बोलेगा। यस सर। Yes, sir. सो जाते हैं क्या जी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है S5 S4 SQ S2 S1 S0, ये 2 है, 4 है, 2 है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, 1 2 1, इसको सॉल्व करके हमें बताइए क्या है सिस्टम। नाइन 18 हो रहा है, 21 में हम आंसर सबसे पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। जो previous question था, वही पूछ क्या रहे चीज? हेलो, हाँ बोलिए। हैं। सर S3 में जो आवाज क्लियर नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अभी तो उसी का चीज का हम डिस्कस किए हैं, अभी तो जी वही सर। बताए थे कि 0 0 पूरा इंटायर आएगा तो क्या करना है। आप लेट से एंट्री मारे हैं। नाइन 10 के बाद जिनका भी अटेंडेंस है उनको आज का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। 9 10 के बाद जिनका भी मैसेज बॉक्स में अटेंडेंस आया, एंट्री मारे हैं, उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। एंट्री करवा दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए कोई लिमिट बंदिश नहीं है, लेकिन सारा क्लास को आप लोग डिस्टर्ब करते हो जो जो लेट से आते हो। कुछ बच्चे का तो हैबिट हो चुका है कि एकदम लास्ट में एंट्री मारना है और अटेंडेंस देना है, बस कोई मतलब नहीं है। अंकित हुआ? ज्योति? सर हम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा हम सॉल्व पेपर ऊपर नहीं है तो सॉल्व नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं 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 कोई नहीं। और कोई किन्हीं का? पूनम Yes, sir. Hello. हुआ सॉल्व? Yes, sir. Sir A1 और
A2 जो 4 4 आया दोनों का। पता नहीं क्या आ रहा है, बताओ उसका आंसर क्या होगा? स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, स्टेबल है, क्या है? डॉली सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अभी इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में भी 0 आ रहा है, तो फर्स्ट क्या करना होगा हम लोग को? ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा? इसके ऊपर वाले का इक्वेशन लिखना है। 1 इंटू एस टू पावर 4 प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है ए एस डी एस, तो क्या आ जाएगा? 3s³ प्लस 4s आ गया। तो अब आपका जो अब क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन जो हम लोग डिजाइन करेंगे फिर 3 इंटू 2 और 1 इंटू 4, तो 3 इंटू 4, तो ये आपका डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस, सॉरी ये 4 आएगा जी, 4s³ आएगा, तो 4 होगा यहाँ पे। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 4, ये तो यहाँ पर आपका जो होगा 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4, ये आपका बच जाएगा 8 माइनस 4 4 4 1 1 हो गया। अब नीचे इसके बाद अगला 4 इंटू 1 अपॉन 4, ये फिर 1 आ जाएगा, वे 1 1 आ गया। फिर नेक्स्ट आप जब करोगे तो ये फिर 0 और 0 आ गया। तो फिर नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है a1x, नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन a1x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? s² प्लस 1। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आप डिफरेंशिएट करोगे d1s ds करोगे तो 2s आ जाएगा, 2s आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका वैल्यू 2 होगा, ये तो 0 रहेगा ही। अब 2 रहेगा तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है वैल्यू। तो देखिए यहाँ से इस वाले से s4 प्लस 2s² प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप इसको, तो s4 प्लस s² प्लस s² प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर s² कॉमन लीजिए, तो s² प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, s² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? s² प्लस 1 और s² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो देखिए तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस j, और s इक्वल टू प्लस माइनस j। तो अब ये क्या हो गया? आप जब देखोगे एक ही पोल दो जगह आ रहा है अनस्टेबल यहाँ, है ना? तो आपका +1 ये -1, तो क्या हो जाएगा? ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ना कि मार्जिनली स्टेबल होगा, ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यहाँ तक कोई डाउट यस सर। है ना? देखिए अब है हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी, हम लोग को देखना है रूल सर्विस के थ्रू। यहाँ तक कोई को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी देखना है, तो देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी में कुछ रहेगा, मतलब कि आपका पोलिनोमियल है, उसके बाद चेक वेदर द -1 मोर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ लाइन दिया हुआ रहेगा, या कुछ मतलब लाइन दिया हुआ रहेगा, मतलब -1 -2 दैट इज द लाइन रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे थे s इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइन पॉइंट वैल्यू दिया रहेगा कि उसके अक्रॉस आप लोग को देखना है। तो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है s इक्वल टू s³ प्लस 7s² प्लस 25s प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है। तो
हाँ, ये इतना जीरो है और क्वेश्चन है टू check whether the roots are lying more negatively with respect to -1। मतलब कि -1 से और भी कौन कौन सा लाइंग है, मतलब कितना पोल्स उसके मतलब कि मोर नेगेटिव है, -1 के से कितना पोल से नेगेटिव है, वो चीज हम लोग को चेक करना है कि मतलब कि जो आपका S0 है, एक तो है कि 0 के आसपास हो, एक -1 के आसपास कौन कौन सा है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एस इक्वल टू, पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे, एस इक्वल टू 0, मतलब कि 0 के आसपास चेक कर रहे थे। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर कहाँ है, एस इक्वल टू -1। तो एस इक्वल टू -1 आप लिखो, जो भी रहे -1 रहेगा या +2 रहेगा, जहां भी रहेगा वो लिख देना है। उसके बाद उसको करो s+1 इक्वल टू 0। आपका s+1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब उसी तरफ पर आ गया जो s इक्वल टू 0 था। अब वो 0 को z मान लो, कोई एक नया कंसीडर कर लीजिए, जेड कोई कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए, जेड प्लेन। वो जो जेड प्लेन है वहां पर पहले क्या था, इमेजिनरी एक्सिस 0 पर था, अब ये जेड प्लेन है। अब जो होगा s इक्वल टू z-1। अब जो है ये पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है, अब उसको जेड के टर्म में आपको सॉल्व करना है। तो आपको जो वो जो जेड के लिए, वो जेड के लिए 0 आएगा, आप देखो जेड के लिए 0 आएगा, लेकिन एस के लिए -1 के रिस्पेक्ट में वो सॉल्व होगा। आप ये चीज समझने का कोशिश करो, हम जेड पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जेड जब सॉल्व करेंगे तो जेड के लिए वो 0 के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वो जेड प्लेन के लिए जो मैपिंग हो रहा है, तो जेड प्लेन के लिए जेड प्लेन का जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके राइट लेफ्ट पता चलेगा, लेकिन वो एस के लिए -1 के रिस्पेक्ट में पता चलेगा। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग लिखिए पी जेड इक्वल टू z-1 का होल क्यूब प्लस 7 z-1 का होल स्क्वायर प्लस 25 z-1 प्लस 39 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा जेड क्यूब, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पूरा सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 4z² प्लस 14z प्लस 20, ये आपका पीएस आएगा। अब इसी तरह आपको रूट डिजाइन करना होगा, जेड क्यू जेड स्क्वायर z-1 z-0। तो आपका जेड क्यू के लिए तो आपका सॉरी जेड क्यू के लिए 1 14 और इसके लिए 4 और 20। फिर नेक्स्ट सॉल्व करना है आप लोगों को, उसी तरह 4 इंटू 20 तो 14 1 इंटू 20 4 इंटू 14 माइनस 1 इंटू 20 अपॉन 4, ये कितना आएगा 56 माइनस 20 36 9 आ गया। और ये टर्म तो आपका 0 आएगा, तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो देखिए एक भी पोल्स आपका मतलब कि जेड एक्सिस में राइट साइड नहीं है, मतलब कि एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब कि एक भी पोल्स राइट साइड में नहीं है, मतलब कि सारा पोल्स आपका लेफ्ट साइड में है। तो आपका जो -1 के है, आपका जो पोल्स है -1 से सारा लेफ्ट साइड ही होगा, एक्स प्लेन में जो भी है। तो 3 पोल्स माने ऑल 3 पोल्स आर लेफ्ट टू -1, मतलब कि -1 से ही ज्यादा ही सबका पोल्स का पोजीशन होगा, -1 के ज्यादा -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1.5 हो सकता है, लेकिन -1 से इधर नहीं है, मतलब कि कोई भी आपका -0.5 पोल्स का पोजीशन नहीं आएगा, जो भी आएगा -1 से और छोटा आएगा, -1 से बड़ा नहीं आएगा। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कुछ डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है, आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी हो गया, अब कंडीशनली स्टेबिलिटी होगा। कंडीशनली स्टेबल के लिए हम लोग देखेंगे
कंडीशनली स्टेबिलिटी। देखिए इसमें क्या है कि आपको मान लीजिए कि हम लोग पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं, पीएस जो है हमारा वो क्या है 1 प्लस जीएस और एचएस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 रहा, ठीक है। तो आपका जो पॉलिनोमियल्स लिखोगे पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस के एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, और ये जो पॉलिनोमियल्स आ जाएगा आपका ये ट्रांसफर तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 प्लस के, है ना। ये नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन में आपका जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस ये होता है। तो वहां से डिनोमिनेटर पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी कारण है ये एस स्क्वायर 4s प्लस 2। तो ये आप देखिएगा ये कांस्टेंट के टर्म में आ रहा है के इज नथिंग बट ओपन लूप गेन है। आपका जो ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका गेन है। तो ये जो हम लोग कंडीशनली स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि गेन का वैल्यू कहाँ तक रखें तब कि हमारा सिस्टम विल बी स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। आप देखिए इसी का आप रूट्स निकालो x1 2 तो माइनस बी 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी 16 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC 2 प्लस के अपॉन अपॉन ये 2a तो 2 हो गया 2 हो गया। अब आप जो देखेंगे एक तो यहाँ पर -4 प्लस रूट अंडर 16 माइनस 4 2 प्लस a अपॉन 2 हो गया, और एक पोल जो होगा -4 माइनस 16 माइनस 4 2 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो सॉल्व करोगे तो ये आप देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस रूट अंडर 16 माइनस 8 माइनस 4k अपॉन 2, तो इसको हम लोग कर सकते हैं -4 प्लस रूट अंडर 8 माइनस 4k अपॉन 2 ऊपर वाले में, और हाँ ये आ गया। अब देखिए अब कुछ वैल्यू है मतलब कि k का वैल्यू अगर मान लीजिए कि हम लोग नेगेटिव में लेते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, ये जो पोल्स है आपका पॉजिटिव आ जाएगा। पोल्स का जो वैल्यू है पोल्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, इट मीन्स ये राइट साइड हो जाएगा पोल्स। जब राइट साइड हो जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग को k का जो वैल्यू है k का वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ये जो है ना पोल्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग का k का रेंज फाइंड आउट करना होता है कि किस रेंज के बीच में हम k का वैल्यू लेंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि कुछ पॉलिनोमियल्स होगा तो मैंने ट्रांसफर फंक्शन होगा वहां पे ओपन लूप हमको पता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी सिस्टम का गेन हम कुछ भी रख लें। जैसे कि मान लीजिए कि 5000 गेन रख लिए हैं 6000 गेन रख लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग गेन हम लोग ज्यादा भी बहुत अपने मन से नहीं रख सकते हैं। अगर गेन का वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी करोगे बहुत ज्यादा रख लोगे तो मे भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं कि गेन पर हमेशा सिस्टम स्टेबल ही होगा, तो अनस्टेबल होगा। तो उसी कारण हम लोग का के का रेंज फाइंड आउट करना होता है कि सिस्टम कहाँ तक स्टेबल होगा और कहाँ तक के का वैल्यू लेंगे तो अनस्टेबल होगा। तो उसी में कंडीशनली स्टेबल का ये प्रॉब्लम सब आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसी को हम लोग राइट अप करते हैं S4 SQ S स्क्वायर S1 S0। तो यहाँ पे 1 3 K है 2 2 0 है। नेक्स्ट हम लोग डिजाइन करेंगे, नेक्स्ट डिजाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो 6 माइनस 2 अपॉन 4 2। अब ये अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू के अपॉन 2, या 1 माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका के आ जाएगा। अब S1 के लिए क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 के अपॉन 2, तो 4 माइनस 2 के अपॉन 2, और ये आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा। अब देखिए
हम लोग को चेक करना है कि ये जो वैल्यू, ये जो कॉलम है, ये सारा एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सारा एलिमेंट पॉजिटिव है तो आपका सिस्टम विल बी स्टेबल। तो किस कंडीशन पर ये सारा पॉजिटिव होगा? तो पहला क्या है, 4 - 2k अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कैसे हो जाएगा, कितना k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 4 - 2k ग्रेटर देन 0, 2k लेस देन 4 और उसके बाद k लेस देन 2, k लेस देन 2 होना चाहिए। k का वैल्यू है लेस देन 2 होना, तो k का वैल्यू लेस देन कहाँ तक 2 होना चाहिए? फिर आप देखिए नेक्स्ट, ये k ग्रेटर देन 0, तो मतलब k का रेंज हमारा 0 से 2 के बीच में रहेगा, तब ये सिस्टम विल बी स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम विल बी अनस्टेबल। यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा मैं। किन्हीं को डाउट, आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ये 2-3-4 तरह का प्रॉब्लम होता है। एक है कि आपका 1 एलिमेंट 0, फिर एंटायर रो 0, फिर आपका 1 एलिमेंट 0, एंटायर रो 0, फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी किसके टर्म्स में देखना है, उसके बाद एक कंडीशनली स्टेबिलिटी। ये चीज 2 चीज मतलब 3-4 चीज हम लोग को ये आपको रूट हार्विज में देखना है। कंडीशनली स्टेबिलिटी वाला जो कंडीशन है आपको यूज पड़ेगा रूट लोकस में भी। इसका जो हम लोग वहां पर रूट लोकस हम लोग क्या करते हैं कि पोल्स का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। जब हमारा ओपन लूप गेन 0 से इंफिनिटी वैरीज करते हैं, तो वो कैसे कैसे हमारा लूप का पोजीशन लोकस, हम लोग रूट लोकस में लोकस फाइंड आउट करते हैं पोल्स का, कि कैसे कैसे वैरी करेगा। तो उस समय में भी हम लोग का कंडीशनली स्टेबिलिटी का जरूरत पड़ता है। तो इसका लेकिन रूट लोकस का, रूट हार्विज का लिमिटेशन है जी। कुछ लिमिटेशन आप लोग देखे होंगे, क्या क्या लिमिटेशन आया है। पहला, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल मस्ट बी रियल, मतलब कि पहला जो है हमारा रियल होना चाहिए, नॉन रियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल मस्ट बी रियल। और एक चीज और देखे होंगे, अब उसको कैलकुलेशन मैंने करवाया था इसलिए आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। कंडीशनली स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी में जो है, अगर मान लीजिए x⁶ रहता, तो x⁶ रहता तो आप मान लीजिए 2 के रिस्पेक्ट में आपको देखना होता, +2 या -2 के रिस्पेक्ट में देखना होता। तो x⁶ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, मतलब कि आप उसको एक्सपेंड करना पड़ता। उसके बाद फिर पूरा जो ये जो है कैलकुलेशन है वो क्या होता, बहुत ही ज्यादा मतलब कि लेंदी हो जाता है। तो वो भी है रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो है, मतलब कि आपको लेंदी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, ये बताता है कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं, द साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ truth array determines of right hand side in S plane but not their location। ये सब पॉइंट आप लोग लिमिटेशन में इसका डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे तरफ से रूथ हार्विज कंप्लीट हो गया। अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन अभी मतलब स्कैन करके आप लोग को गूगल क्लास में सेंड करूंगा एज ए असाइनमेंट। ठीक है, रूथ हार्विज का बहुत सा प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और कल तक हमको उसको चाहिए, आप लोग उसको सॉल्व करके दीजिएगा। पहले लास्ट वाला भी असाइनमेंट लोग बहुत कम लोग सॉल्व करके दिए हैं हमको, जिसमें हम 2 प्रॉब्लम जो था वो कुछ ही बच्चे लोग सॉल्व किए थे और उसको सेंड किए थे। आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं, आप लोग सेंड किया कीजिए।